नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो बंसल हॉस्पिटल में किडनी डिसीज एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में। तो अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से सलाह भी ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझना चाहेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में। देखिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, जिसका मतलब होता है कि ये जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। तो इस बीमारी में मुख्य रूप से क्या समस्या होती है, आपकी किडनी में सिस्ट बन जाते हैं। बहुत से मिलियंस में सिस्ट के नंबर होते हैं। जो स्टार्टिंग में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं उनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है जब सिस्ट के नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि जो किडनी का मुख्य जो भाग है, जो उसके फिल्टर्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं और किडनी फेलियर में चली जाती है। तो गुर्दा खराब होने के, फेल होने के एक वजह में आता है जो कि जेनेटिक रीजंस में सबसे कॉमन है और इसे दो तरह से होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये इस तरह की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। सिस्टिक डिसीजेस बोलते हैं इनको हम, सिस्टिक डिसीजेस ऑफ किडनी, जो इस तरीके से की किडनी की बीमारियां हैं जिनमें सिस्ट समय के साथ बढ़ के किडनी को फेल करते हैं। बिल्कुल, तो सिस्टिक डिसीजेस ऑफ किडनी इन्हें कहा जाता है आमतौर पर। डॉक्टर ने जिस प्रकार से बताया, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का फैलाव क्या होता है? देखिए, ये करीब 1000 में एक व्यक्ति को होता है। इसका अगर हम इंसिडेंस देखें तो करीब 1000 लोगों में एक को होता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एक तरह से जेनेटिक डिसीजेस के अपनी दूसरी जनरेशन में नीचे बच्चों में जाने का एक फैलाव का तरीका है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस में 50% पॉसिबिलिटी होती है आपके बच्चों में डिसीज़ के ट्रांसमिट होने की। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में किसी एक को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है तो उनके बच्चों में इस डिसीज़ के ट्रांसमिट होने की संभावना 50% है। तो इस तरीके से ये फैलता है। तो परिवार में चूंकि ये रन कर रहा है, तो अगर आपको पता है कि किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहन बच्चे इन सब में इस डिसीज़ को स्क्रीन किया जाता है। तो एक जेनेटिक डिसीज इसे कहा जा सकता है आमतौर पर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज यदि परिवार में किसी को है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता ही जाएगा। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का रोग किसको कहा जाता है? देखिए, जब भी जेनेटिक, जैसा मैंने बताया, जेनेटिक ट्रांसमिशन हुआ, किसी के परिवार में ये बीमारी है, अब उसके बच्चों में भी ये बीमारी, सामान्यतः इसके लक्षण बहुत अर्ली एज में नहीं होते। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट वैरायटी है इसकी, तो करीब करीब 25 साल 30 साल की उम्र तक में उनको सिस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सिस्ट के नंबर्स बढ़ते हैं और ये जो किडनी की बीमारी है, जो सामान्य किसी भी तरह की कोई और बीमारी किडनी की जैसे होती हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे किडनी की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। एक स्थिति आती है जब शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन, जो टॉक्सिन्स हैं, इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। मरीज को जो किडनी फेलियर के लक्षण होते हैं वो स्टार्ट होने लग जाएंगे और ऐसी स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए उसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः ऑटोसोमल डोमिनेंट वैरायटी में 50 साल के बाद ही, 60-50 साल 70 साल की उम्र तक ही किडनी फेलियर के लक्षण आते हैं। एक दूसरी वैरायटी है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, जो कि बच्चों में होती है। उसमें लीवर फेलियर की भी संभावनाएं होती हैं। तो इनमें लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है, इनमें मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हो जाती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ में भी जो सिस्ट किडनी के हैं, ये लीवर में भी होते हैं, ये पैंक्रियाज में हो सकते हैं और जगहों में भी सिस्ट होते हैं। कुछ लोगों में, करीब करीब 10% लोगों में ब्रेन में एन्यूरिज्म भी होता है, जो नसों की बीमारी होती है, जिसके फटने से कई बार ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें, लक्षण इस बीमारी में होते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर त्रिपाठी आपने हमें समझाया कि एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो आपसे एक और बात ये समझना चाहेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के मरीजों के परिवार से कौन कौन से सदस्य की जांच की जानी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसमिशन का टाइप कैसा है कि ये आपके बच्चों में 50% पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी को ये बीमारी है तो सबसे पहले तो उसके भाई बहनों में बीमारी होने की संभावना है।
उसके माता पिता को रही होगी, वो तो हिस्ट्री लेना होगा, क्योंकि अगर 50 साल में किसी की ये बीमारी पता चलती है तो शायद उसके माँ बाप में से किसी एक को ये बीमारी रही होगी और किडनी फेलियर से उसकी डेथ हुई होगी। तो ये हिस्ट्री इस डिसीज़ को और कंफर्म करने के लिए किया जाएगा। सारे भाई बहनों का अल्ट्रासाउंड, बीपी मेजरमेंट, ये सब एडवाइस करते हैं। फिर बच्चों पे आते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां जो भी हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में इस डिसीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, जो पॉसिबिलिटी है डिसीज़ होने की वो दोनों में बराबर है। तो सारे बच्चों को स्क्रीन किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और बच्चे, इनमें इस बीमारी को स्क्रीन किया जाता है। तो माता पिता और दादा दादी जो हैं उनमें तो ऑलरेडी ये डिसीज़, चूँकि ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी होती है या काफ़ी ओल्ड होते हैं, तो उनमें सिर्फ हिस्ट्री लिया जाता है। बाकी सभी लोगों में स्क्रीनिंग डायग्नोसिस के साथ ही एडवाइस की जाती है, जिससे समय रहते बीमारी को पता चल सके और उचित इलाज के द्वारा बीमारी की गंभीरता को डिले किया जा सके। बिल्कुल, तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरे परिवार की स्क्रीनिंग होना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये डिसीज़ जेनेटिक है, तो किसी को भी हो सकती है, परिवार में ट्रांसफ़र हो सकती है, इसीलिए चेकिंग निश्चित तौर पर जांच करवाना आवश्यक है। दर्शकों को एक और बार बताना चाहेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर त्रिपाठी से पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सीधे संपर्क करवाएंगे हम आपका डॉक्टर त्रिपाठी से। तो चलिए डॉक्टर त्रिपाठी, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी। आपसे एक और सवाल और एक और बात समझना ये चाहेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ का ये जो रोग है उसको फैलने से क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए, इसकी वजह है, पहला तो जेनेटिक बीमारी है, और जब तक में आपको बीमारी पता चलेगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो बीमारी आपको ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिसको भी बीमारी हो रही है, जैसे आप पेरेंट्स हैं, 50% पॉसिबिलिटी है, तो आप पहले से जज तो नहीं कर सकते कि कौन सी प्रेगनेंसी किसको ये बीमारी होगी। और एक बार बीमारी हो चुकी है उसका क्योर संभव नहीं है। सिर्फ आप बीमारी को स्लो कर सकते हैं, पेशेंट को आने वाली जो फेलियर की समस्या है उसको डिले कर सकते हैं, अच्छे से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, उसके खान पान में परहेज करके, पानी का इंटेक बढ़ा के। तो इस बीमारी का क्योर नहीं है, और इसकी वजह यही है कि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। ऑलरेडी डायग्नोसिस के साथ बीमारी आपको हो चुकी होती है, और अगर आपको पहले से पता भी है, पॉसिबिलिटी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बर्थ ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चा ऑलरेडी उसकी एक उम्र पार कर चुका है। तो इस बीमारी में क्योर के बारे में ना सोच के बीमारी को स्लो करने के बारे में सोचा जाता है। बिल्कुल, तो इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है और इसी वजह से इसको लेकर क्योर के बारे में नहीं सोचा जाता है। अगर डॉक्टर्स भी प्रयास करते हैं तो सिर्फ यही प्रयास करते हैं कि इस बीमारी को किसी तरह धीमी गति इसकी की जाए। डॉक्टर त्रिपाठी, पीकेडी की यदि बात की जाए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की, तो किडनी पर इससे क्या असर होता है? जैसा मैंने बताया कि सिस्ट स्टार्टिंग में बहुत छोटी साइज़ के होंगे, कुछ मिलीमीटर्स के होंगे, फिर सेंटीमीटर्स के होते हैं, उनके नंबर कम होते हैं, धीरे धीरे नंबर बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति की, सिस्ट के साइज़ बढ़ने लग जाएंगे, किडनी का आकार बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल जो 9 से 10 सेंटीमीटर की किडनी होती हैं, 15, 17, 20, 25 सेंटीमीटर तक की किडनीज हो जाती हैं। तो इन सिस्ट एक आप समझ सकते हैं गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है, पानी से भरा हुआ गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है जो पूरी किडनी को घेर रहा है। तो जैसे जैसे सिस्ट का साइज़ बढ़ेगा, जो रीनल पैरेन्काइमा है, रीनल पैरेन्काइमा में आपके जो भी किडनी का जो फंक्शन है उसको करने के लिए जो फिल्ट्रेशन की जो आपके ग्लोमेरुलस है, ट्यूब्यूल्स हैं, इन सब का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, इनकी संख्या कम होने लग जाती है, जिससे किडनी में फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती है, आपके ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। फिर आमतौर पे जैसी भी किडनी की बीमारियां होती हैं उसके सारे लक्षण स्टार्ट होंगे। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा, ये मुख्य सिम्टम है, ब्लड प्रेशर काफ़ी पहले से बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे करके ये किडनी फेलियर में जाती हैं। जैसे ही किडनी का परसेंट 10 या 15% से कम हो जाता है, तब मरीज को गंभीर लक्षणों की शुरुआत हो जाती है, जैसे सांस फूलना, भूख बिल्कुल नहीं लगना, बार बार उल्टी का होना, बेहोशी आ जाना, छाती में अत्यधिक पानी मात्रा भरने से सांस फूलना। तो जब ये लक्षण होते हैं तब मरीज को किडनी फेलियर की स्टेज बोला जाता है और यहाँ पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा कोर्स है इस बीमारी का, धीरे धीरे बढ़ती है और 50-60 साल के बाद फेलियर में जाती है। इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि जिस उम्र में आपके पेरेंट्स की किडनी फेलियर में गई है, तो संभावना ये होती है कि सिबलिंग्स में उनके बच्चों में भी वो रहेगी। कई बार हम देखते हैं कुछ ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में व्यक्ति 50 साल की उम्र में ही किडनी फेलियर में चला गया। कई फैमिलीज़ में 70-80% 70 तक की एज तक जाके आप फेलियर में नहीं गए हो, क्रिएटिनिन ज़्यादा है लेकिन आपका काम बिना डायलिसिस के चल रहा है। तो ये परिवार टू परिवार ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं कि फेलियर की उम्र क्या होगी। बिल्कुल, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं डॉक्टर कि धीरे धीरे ये जो बीमारी है वो बढ़ती है और 50 के बाद ही ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि किडनी फेलियर हो। आपने जिस प्रकार से अभी लक्षणों का जिक्र किया था, विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे क्या कुछ लक्षण होते हैं इसके?
देखिए, तो शुरुआती लक्षण किसी भी किडनी बीमारी में नहीं होते। ये किडनी की जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं। इसका वजह ये है कि जब तक आपका किडनी 30% 40% तक वर्किंग है, तब तक शरीर में लक्षण नहीं आएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आप रूटीन चेकअप नहीं करते हैं। इसीलिए रूटीन चेकअप पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से पता कर सकें। अब हम लक्षणों पे आते हैं, तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर हाई होंगे तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सर दर्द है, घबराहट होना है। फिर जैसे जैसे किडनी डिसीज़ प्रोग्रेस करती है, आपके शरीर में खून की कमी होगी, उसकी वजह से चलने में जल्दी सांस फूलना, कमजोरी आना, यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होने की वजह से भूख का कम लगना, बार बार उल्टियों का होना, और ज़्यादा किडनी फेलियर में जैसे ही जाएंगे तो आपके शरीर में पानी इकट्ठा होने लग जाएगा। अगर पेशाब की मात्रा कम है तो सूजन आना, आँखों के चारों तरफ, पैरों में सूजन आना, सिस्ट, बड़े बड़े सिस्ट होने की वजह से पेट में दर्द, अक्सर लोग बताते हैं कि पेट में फुलनेस लगता है, पेट का आकार बड़ा होने लग जाता है। फिर किडनी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है कि सिस्ट की वजह से कई बार पेशाब के रास्ते रुकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो किसी भी साइड में, फ्लैंक जिसको बोलते हैं, राइट या लेफ्ट में आपको बहुत तेज़ दर्द होना, उस सिस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से तेज़ बुखार आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। फिर हेमेचूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि सिस्ट अगर रप्चर हो जाते हैं, सिस्ट के अंदर की जो वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन है, वो रप्चर हो गई, तो कई बार सिस्ट के अंदर हेमरेज हो जाता है, जिससे बहुत तेज पेन होता है, और कई बार ये ब्लड आपके यूरिन के रास्ते से भी निकल सकता है। तो ये सिस्ट के इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पे व्यक्ति डॉक्टर को संपर्क करता है, और अक्सर टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है, और उस स्थिति से हम डिसीज़ को, उसकी पुरानी हिस्ट्री लेते हैं और आगे की स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो लक्षण तो दिख ही जाते हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद ही ये पता चल पाता है कि किसी व्यक्ति को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की बीमारी है। डॉक्टर, समझना आपसे ये चाहेंगे कि क्या पीकेडी के निदान हुए सभी मरीजों की किडनी फेल हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी व्यक्तियों की किडनी फेलियर हो ऐसा नहीं है। 50 साल की उम्र तक करीब करीब 50%, और 60-70 पे लें हम तो 60 to 70% लोगों की किडनी फेल होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी किडनी फेलियर में जाए, आपको डायलिसिस लगे। तो मैंने उसका रिस्क फैक्टर आपको बताया कि कम उम्र में सिस्ट का आना, कम उम्र में ब्लड प्रेशर होना, मेल आदमियों में बीमारी की गंभीरता ज़्यादा होती है, किडनी फेलियर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और जो लोग उचित इलाज पे हैं, उनको डायग्नोसिस पहले हो चुकी है, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, तो इन लोगों में संभावना कम होगी। और बाकी जो मैंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर कम उम्र से, या परिवार में कम उम्र में फेलियर है, इन लोगों में किडनी फेलियर होने की संभावना ज़्यादा होती है और अर्ली होती है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि यदि पीकेडी की समस्या है तो किडनी फेल हो, ये ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर त्रिपाठी, पीकेडी का निदान किस प्रकार का होता है? देखिए, बहुत सिंपल जांचें होती हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड पेट का है। पेट के अल्ट्रासाउंड में किडनी का आकार बढ़ा हुआ मिलेगा और सिस्ट दिखेंगे, जो कि बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके बाद सीटी स्कैन आप करेंगे, उसमें और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे सिस्ट में ब्लीडिंग हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किडनी में, तो यूरिन का टेस्ट होता है। तो यूरिन के टेस्ट में अगर इन्फेक्शन है या ब्लड लीक कर रहा है, वो दिखेगा। एडवांस स्टेज में आते आते प्रोटीन का लीकेज किडनी से होने लग जाएगा, जैसे जैसे किडनी का डैमेज बढ़ेगा, वो आपको यूरिन से मिलेगा। यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी जैसे ही अपना काम कम करेगी, खून में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जिससे पता चलेगा कि किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है। इलेक्ट्रोलाइट की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी जैसे ही ख़राब होते हैं तो आपके नमक, पोटेशियम की मात्रा कम ज़्यादा होती है, कैल्शियम, फास्फोरस है, विटामिन डी है, ये सब देखे जाते हैं। सीबीसी में खून की मात्रा देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी किडनी फेलियर्स में हीमोग्लोबिन कम होने लग जाते हैं, तो वो देखना होता है। फिर बहुत से एडिशनल टेस्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन है तो आप यूरिन का कल्चर करेंगे, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जिससे आप डायग्नोसिस बनाते हैं और आगे ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं इस बीमारी में। फिर आते हैं जेनेटिक टेस्टिंग भी, कि जो आपके जीन का डिफेक्ट है, जो हम डिसीज़ की हमने बात की, इसमें कुछ जीन्स के डिसऑर्डर होते हैं, ADPKD 1 और 2 दो जीन होते हैं। तो इन जीन्स की स्टडी भी आप बहुत कम उम्र में करके ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति में पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ होने की संभावना है या इसे डिसीज़ है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो इस बीमारी में किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं जो इस बीमारी में किए जाते हैं, इस बीमारी के निदान के लिए। डॉक्टर ने जिस प्रकार से सभी टेस्ट का जिक्र किया, दर्शकों एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि आपकी यदि कोई भी समस्या हो इस बीमारी से लेकर, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। सीधा संपर्क आपका डॉक्टर त्रिपाठी से होगा, जो भी समस्या है उसका समाधान डॉक्टर आपको बताएंगे। तो डॉक्टर त्रिपाठी की ओर रुख करना चाहेंगे। पीकेडी के कारण होने वाले जो किडनी के फेलियर हैं, उनकी समस्या किस प्रकार कम की जाती है, डॉक्टर समझना चाहेंगे आपसे।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय पे डायग्नोसिस बनाना। जो स्क्रीनिंग की बात की हमने कि अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ आती है तो उसके परिवार को, उसके भाई बहनों को, पेरेंट्स को, उसके बच्चों को, सभी का टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि जल्दी डायग्नोसिस होगा, आपको ब्लड प्रेशर जल्दी पता चलेगा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अर्ली फेज से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर आपने समय पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है तो इससे डिसीज़ का प्रोग्रेशन स्लो होगा। फिर स्पेसिफिक बीपी मेडिसिन होती हैं जिनको हम बोलते हैं एसी इनहिबिटर्स या एआरबीज, लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, रेमिप्रिल है। तो ये स्पेसिफिक बीपी की ड्रग्स हैं जो कि आपके डिसीज़ को स्लो करती हैं, तो इन्हें स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद सामान्यतः आप देखते हैं किडनी के मरीजों में बोला जाता है पानी की मात्रा कम करें, सूजन होता है। एडीपीकेडी में अगर आपको सूजन नहीं है तो एडवाइस दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें। इससे आपको यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन होने की संभावना कम होगी, यूटीआई होने की संभावना कम होगी। फिर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे प्रोटीन का इंटेक सामान्य व्यक्ति की तुलना में प्रोटीन का इंटेक कम बोला जाता है, मांस के सेवन के लिए मना किया जाता है। तो जैसे 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी पर डे ये प्रोटीन का इंटेक है। तो उस डाइटिशियन के माध्यम से आपके प्रोटीन कितना लेना है उसको बताया जाता है। वो डिसीज़ को स्लो करने में मददगार होता है। कुछ ड्रग्स नई आई हैं, जैसे टोल्वेप्टेन है, बहुत सी ऐसी ड्रग्स पे ट्रायल चले हैं जिनसे कुछ आपको फ़ायदा मिला है कि ये डिसीज़ को स्लो करते हैं। तो इन ड्रग्स को कई बार हम यूज़ करते हैं। फिर बार बार जो इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन होने की संभावना, ये एक बड़ी समस्या है और इसकी वजह से भी किडनी का प्रोग्रेशन फास्ट होता है। अगर आपको मेजर किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार टेम्परेरी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो इन इन्फेक्शंस का समय पे इलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बीमारी के इलाज के लिए। तो जब भी आपको बुखार आता है, पेशाब में ब्लड आता है, पेशाब में जलन होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टेस्टिंग से पता चलेगा कौन सा इन्फेक्शन है, उसकी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाएगी जिससे कि इन्फेक्शन के बढ़ने को रोका जा सके और किडनी फेलियर को रोका जा सके। फिर दवाइयाँ कोई भी, जैसे हमें कोई तकलीफ़ है और हम दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो किडनी को ख़राब करती हैं, हमें वो पता नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछे बिना कोई भी दवाइयाँ ना लें। पेन किलर सामान्यतः हम घरों में ले लेते हैं कुछ भी तकलीफ़ होती है, तो पैरासीटामोल है या ट्रेमाडोल है, कुछ दवाइयों को छोड़ के ज़्यादातर दवाइयाँ आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। तो मरीजों को बोला जाता है इन दवाइयों का सेवन ना करें। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, एलोपैथ मेडिसिन के अलावा जो बाकी पैथीज़ हैं, तो चूँकि रिसर्च बेस्ड नहीं है तो ये पता नहीं कि कौन सी दवाई आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, आपकी बीमारी को तेज़ कर सकती हैं। तो मरीज को सलाह दी जाती है कि आप ऐसी कोई भी दवाइयाँ जो नॉन साइंटिफिक हैं, जो रिसर्च बेस्ड नहीं है, उनका सेवन ना करें, जिससे बीमारी के प्रोग्रेशन को रोका जा सके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ इलाज के तरीके हैं, ज़्यादातर कंजर्वेटिव तरीके हैं। ऐसी कोई दवाई डायरेक्ट नहीं है जो सिस्ट को ख़त्म कर सके, बीमारी का क्योर कर सके। पर हाँ, इन तरीकों को आजमा के रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रह के, रेगुलर बीपी का कंट्रोल रख के, प्रोटीन का इंटेक कम करके आप बीमारी को स्लो कर सकते हैं। जो डायलिसिस आपको 60 साल की उम्र में लगना है, शायद आप 5 साल 7 साल उसको और बढ़ा सकें, तो इससे भी एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस प्रकार से आपने बताया कि लोगों को कुछ दवाइयों का सेवन जो लोग आमतौर पर करते हैं वो नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो आपने बता दिया। साथ ही आपने ये भी बताया है कि इसकी कोई मुख्य रूप से दवाई नहीं है, लेकिन यदि इसको धीमी गति में करना है तो किस प्रकार के उपचार होते हैं, इसके जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो बीमारी को प्रोग्रेशन को स्लो करने के ही तरीकों के बारे में मैंने अभी बात की थी कि एसी इनहिबिटर, एआरबीज ग्रुप की जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। प्रोटीन इंटेक कम करना है, अपने वजन को नियंत्रित रखना है, नमक का सेवन कम करना है, पानी अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। समय रहते इन्फेक्शंस या कोई शरीर में और कोई दिक्कत होती है उसका डॉक्टरी सलाह से इलाज लेना है। तो इन सब चीज़ों की मदद से इस बीमारी को स्लो किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि बात डॉक्टर खान-पान की जाए, जिस प्रकार से आपने कुछ ज़िक्र तो कर दिया जब उपचार की बात अभी फ़िलहाल करी थी, लेकिन यदि बात आम तौर पर खान-पान की जाए तो किस प्रकार का खान-पान मरीज़ों को रखना चाहिए और किस प्रकार के खान-पान ऐसे हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए ताकि ये जो बीमारी है ये अधिक ना फैल सके? तो जो खान-पान के परहेज़ हैं ये सभी किडनी डिसीज़ के लिए करीब-करीब एक जैसे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे-जैसे किडनी की खराबी बढ़ती है तो हमारी किडनी के कुछ काम है, जैसे पोटेशियम है उसको शरीर से बाहर निकालना है, फास्फोरस का कंट्रोल है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें फास्फोरस अधिक है, पोटेशियम अधिक है, इनका सेवन रोका जाता है। तो इसमें आते हैं फल के जूसेस हैं, नारियल पानी है, इन सबको मना किया जाता है। अगला आते हैं हम फास्फोरस की बात है तो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कम करते हैं। प्रोटीन इंटेक कम करने की बात की हमने कि किडनी डिसीज़ में, चाहे वो सिस्टिक किडनी डिसीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ से हो, बीपी से हो, सभी डिसीज़ में प्रोटीन का इंटेक कम रखा जाता है जिससे बीमारी स्लो होती है।
तो हम एनिमल प्रोटीन्स के लिए मना करते हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स हाई प्रोटीन सोर्स होते हैं, वेजिटेरियन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो मरीजों को बोला जाता है कि वो रेगुलर नॉनवेज ना लें, एनिमल प्रोटीन्स ना लें, उनकी मात्रा को कम करें। तो उसकी कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टिक किडनी डिसीज़ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो नमक अगर आप सेवन कम करेंगे, बीपी कंट्रोल अच्छा होगा। या एडवांस स्टेज किडनी में आपके पानी इकट्ठा होने लगता है, आपको सूजन आने लगता है, तो वहाँ पे नमक की कमी आपको हेल्प करेगी, तो ये कम करना होता है। कई बार हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ लेते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग पैथीज़ की दवाइयाँ लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, तो उन सब चीज़ों को रोकना होता है। दर्द की दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब नहीं लेना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिनका ध्यान रखना होता है। पानी की बात मैंने ऑलरेडी बताई आपको कि पानी का सेवन, अगर आपको सूजन नहीं है तो पानी की मात्रा का सेवन, पानी अधिक मात्रा में लेना होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आपके इन्फेक्शन के चांस कम होंगे, आपकी किडनी के रास्ते में रुकावटों के चांस कम होंगे, और आपकी जो किडनी का प्रोग्रेशन है वो स्लो होगा। बिल्कुल डॉक्टर, हम जिस प्रकार से आपने बताया कि पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, दर्शकों आप भी समझ रहे हैं डॉक्टर किस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रोटीन डाइट कम करनी चाहिए, पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। डॉक्टर, आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ जालंधर से एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, सुरेश नाम है उनका। सुरेश, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी हेलो जी सुरेश, अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, मुझे ना बार बार बाथरूम बहुत आता है यूज रात को और दिन को। तो मैं 5-6 स्कैन भी करवा चुका हूँ, उसमें भी कुछ नहीं है, रात इन्फेक्शन भी नहीं है, तो ये क्या कारण हो सकता है, मुझे बताएं। देखिए, बार बार पेशाब आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि किडनी डिसीज़ तो हमने बताई है, आपके यूरिन में कोई अगर संक्रमण है उसमें हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों में बार बार यूरिन होता है। कई बार अगर जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड, यूरिन का टेस्ट, शुगर के टेस्ट सब कुछ कर चुके हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो कई बार एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि हम बहुत अधिक मात्रा में पानी लें तो भी पेशाब बार बार आता है। तो आप नॉर्मल फिजिशियन से मिलें, वहाँ भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार रूटीन पहले आपके सारे जांच होने चाहिए कि जो कॉमन कारण है, जैसे यूरिन के इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, किडनी में कोई स्टोन है, पेशाब के रास्ते में रुकावटें हैं, आपका फ्लो पुअर है, अगर ये सभी कारण नहीं है तो फिर आपका जो वाटर इनटेक की हिस्ट्री है कि आप कितना पानी लेते हैं। कई लोगों की आदत है दिन में 7 से 8 लीटर पानी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 10 मिनट 20 मिनट में पेशाब करने जाना होगा, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। तो इसमें से क्या वजह है ये मेरे लिए अभी तो बताना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी गुर्दा रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपकी समस्या का निदान करेंगे। बिल्कुल सुरेश, आपने जिस प्रकार से समझा कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपको निश्चित तौर पर गुर्दा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी बीमारी होगी वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। हालांकि आप बाद में डॉक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की समस्या है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे कि अधिकतर जिस प्रकार से देखा जाता है कि आपने बताया था 50 साल के बाद किडनी फेलियर हो सकता है, यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो क्या कुछ उसके उपचार होते हैं, और यदि डायलिसिस की बात की जाए तो उसको भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई भी किडनी जब फेलियर स्टेज में जाती है, जब भी आप क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बात करते हैं, तो एक स्टेज के बाद फिर ये बीमारी बढ़ने लग जाती है। आप सिर्फ बीमारी को स्लो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो चुकी है तो प्रोग्रेस करेगी। कुछ सालों के बाद पेशेंट का जब क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है और उनके लक्षण गंभीर होते हैं कि आप दवाइयों के सहारे अब उनकी जीवित रहना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस की जाती है। तो इसमें 3 तरीके होते हैं। पहला है हीमोडायलिसिस, जो खून का डायलिसिस होता है, जिसमें खून में आपके शरीर में नली या फिस्टुला के माध्यम से ब्लड एक मशीन में जाता है, वहाँ वो फिल्टर का काम करता है। उसमें एक फ़िल्टर होता है जो आपके खून को साफ़ करता है, उसमें जो यूरिन में जो टॉक्सिन्स जाते हैं, उसी तरीके से किडनी का काम वो मशीन करती है। इस तरह से हफ्ते में 2 से 3 बार आप सफाई के लिए आते हैं, इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हमारी कंट्री में ज़्यादातर किडनी फेलियर के पेशेंट हीमोडायलिसिस पर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो कि इक्वली इफेक्टिव है, वो है CAPD, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस या पेट का डायलिसिस। इसमें पेट की जो हमारी झिल्ली है, यही छन्नी का काम करती है, फिल्टर का काम करती है। तो पेट में एक प्लास्टिक की ट्यूब को सर्जरी के द्वारा लगा दिया जाता है। परिजनों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कुछ 2 लीटर के बैग होते हैं, जिनको आप उस ट्यूब के माध्यम से पेट के अंदर डालते हैं। 4 घंटे तक वो पानी अंदर होता है, 4 घंटे बाद उसको निकाल लिया जाता है। तो जो पेट की छन्नी है, वही आपके ब्लड वेसल्स के अंदर के टॉक्सिन्स का जो डायलिसिस का काम होता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। जो लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहाँ डायलिसिस सेंटर नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, वो लोग घर में कर सकते हैं। जिन लोगों को एडवांस हार्ट की बीमारी है, उम्र ज़्यादा है, जिनको खून की डायलिसिस में बार बार BP गिरता है या कमजोरी आती है, टॉलरेट नहीं कर पाते, या ऐसे लोग जिनमें खून की डायलिसिस के लिए एक्सेस नहीं है, जो खून लेने के लिए
कैथेटर होते हैं या फिस्टुला होता है, वो संभव नहीं है। तो इन मरीजों में पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छा विकल्प है, ये उस पर जा सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आता है गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट। तो ADPKD के मरीजों में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और अच्छा सक्सेस रेट है। इसमें परिवार में किसी व्यक्ति का जिसका ग्रुप मैच कर रहा है और जो देने को तैयार है, सभी परिजनों का टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक समस्या भी होती है कि चूँकि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है, तो परिवार के भी बहुत लोगों को ये बीमारी होती है, तो कई बार डोनर मिलने की संभावना इन मरीजों में कम होती है। बट अगर वाइफ को है तो हस्बैंड अच्छा डोनर हो सकता है, क्योंकि ये डिसीज़ उनको तो नहीं होगी। और अगर परिवार के दूसरे लोग हैं, जैसे भाई है और वो 50 साल के हैं और अब तक उनके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नहीं है, तो उन्हें ये बीमारी नहीं है, वो भी डोनेट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में एक किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। ट्रांसप्लांट में प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में। क्योंकि आपकी किडनी की साइज़ बहुत बड़ी है, तो आपका पेट पूरी तरह से सिस्ट से या किडनी से भर जाता है, तो नई किडनी लगाने की स्पेस नहीं लगती। तो कई बार जांचों के माध्यम से हम पता करते हैं अगर स्पेस नहीं है तो ऑपरेशन के पहले पुरानी एक किडनी को निकाला जाता है, जो कि दूसरी किडनी डिसीज़ में नहीं होता अनलेस की कोई इंडिकेशन हो। तो कई बार नेफ्रेक्टमी लग जाती है और उसके बाद नई किडनी को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ये सबसे अच्छा विकल्प है, इसमें लाइफ बहुत अच्छी है। एक डायलिसिस से अगर हम तुलना करें तो ट्रांसप्लांट में मरीज को एक लंबे समय तक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो अपने रूटीन सारे काम कर सकता है, चल फिर सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, उसके खाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और एक लंबी ज़िंदगी जी सकता है। जबकि आप डायलिसिस पे अगर आते हैं तो एवरेज लाइफ हम बोलते हैं 4 से 5 साल। उसके बाद भी आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस सेंटर जाना है, काफ़ी खर्चीला डायलिसिस है। आपको लगता है ट्रांसप्लांट ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर आप 5 साल या 10 साल के कुल खर्चे की तुलना करें तो ट्रांसप्लांट एक सस्ता ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि अगर आप 5 साल डायलिसिस में रहते हैं और हर साल आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक आपका डायलिसिस में खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, तो करीब करीब 2 साल के आपके खर्चे पे आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसलिए सभी ADPKD के पेशेंट पे अगर उनकी किडनी फेलियर में जाती है तो उनको पहले से ही ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल कर दिया जाता है कि वो परिवार में अपना डोनर देखें, उनके जांचें करें और ट्रांसप्लांट पे जाएं। ये बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है एक लंबी लाइफ के लिए। बिल्कुल, तो यदि बात की जाए बेस्ट ट्रीटमेंट की, तो मरीजों का सबसे पहले ही डॉक्टर सलाह दे देते हैं जब ये बीमारी निकलती है कि ट्रांसप्लांट करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बीमारी से जड़ से निजात पाना है तो निश्चित तौर पर ट्रांसप्लांट किडनी बेहद आवश्यक है। और यदि बात डायलिसिस की जाए तो डायलिसिस की प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर ने बताया कि 3 से 4 साल तक ही मरीज को इस प्रक्रिया के चलते जीवित रखा जा सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।